नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त की एक सर्वश्रेष्ठ रचना विदाई संभाषण का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, इस वीडियो से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पाठ के उद्देश्य पर। पाठक 19वीं सदी के इतिहास से अवगत हो सकेंगे। 19वीं सदी 19th सेंचुरी अर्थात 1801 से लेकर 1900 तक के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ 1905 तक के इतिहास के बारे में भी जान पाएंगे। लॉर्ड कर्जन के बारे में जान सकेंगे। लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे कम वयस्क और सबसे अप्रख्यात वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। पत्रकार के रूप में लेखक को जान सकेंगे। जी हाँ, लेखक तो राइटर का काम करते ही थे, राइटर थे ही थे, साथ ही साथ उत्तम कोटि के पत्रकार भी थे। भारतीय मानसिकता से अवगत हो सकेंगे। भारतीय मानसिकता अर्थात इंडियन मेंटलिटी से भी हम लोग अवगत हो सकेंगे। हर्बर्ट किचनर के बारे में जान सकेंगे। ये वही व्यक्ति थे जिनके साथ लॉर्ड कर्जन की बनी नहीं और इनको ही काउंसिल से हटाने तथा अपने मनपसंद व्यक्ति को काउंसिल में रखने के कारण ही उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। जीवन मूल्यों से परिचित होंगे तथा अन्य जानकारियों से भी परिचित हो सकेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है लेखक परिचय। तो ये देखिए, ये लेखक परिचय है। आप यहाँ पर इनके बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनके बारे में अवश्य पढ़ें। फिलहाल हम लोग अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है, जो शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। शिव शंभू के चिट्ठे एक रचना है, उसी में हम लोगों को विदाई संभाषण पाठ मिलता है। यह पाठ वायसरॉय कर्जन, जो 1899 से 1904 जो इनका प्रथम टेन्योर था और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसरॉय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में अनेक विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही साथ देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। हुआ ये कि जब इन्होंने अपना पहला टेन्योर सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो इनको लगा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अपने दूसरे टेन्योर में भी इन्होंने अपने मनपसंद एक व्यक्ति को काउंसिल का सदस्य रखना चाहा और उसके लिए एक सिफारिश पत्र इंग्लैंड भेजा, लेकिन वो पत्र एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस गुस्से से इन्होंने धमकी देनी शुरू की कि अगर आप उसे नहीं रखेंगे तो मैं रेजिग्नेशन टेंडर कर दूंगा। लेकिन साम्राज्य तो लॉर्ड कर्जन से कहीं बड़ा था। इनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो गया और फिर इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। अब आते हैं संवेदना की तरफ। देखिए, पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसरॉय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा का प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही एक यह साहसिक गद्य का नमूना भी है।
देखिए, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्होंने पास कर दिया। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके तहत कोई भी समाचार पत्र सरकार के किसी गुप्त जानकारी को पब्लिक नहीं कर सकता। बावजूद इसके बाल मुकुंद गुप्त ने ये रचना रची और पेशे से वो भी एक पत्रकार थे। तो उन्होंने क्या किया, शिव शंभू नाम का एक कैरेक्टर बनाया जो काल्पनिक कैरेक्टर था और ये हमेशा भांग के नशे में धुत रहता था। और इनकी रचना का भी नाम है शिव शंभू के चिट्ठे, अर्थात शिव शंभू की चिट्ठियाँ। उसी में इन्होंने लॉर्ड कर्जन के बारे में कुछ रचनाएं रची हैं, जिसमें एक और है बनाम लॉर्ड कर्जन, ये भी एक रचना है और उसी में विदाई संभाषण भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भी कम चालाक नहीं थे। अपने आप को सेफ पोजीशन में रखते हुए शिव शंभू नाम के एक काल्पनिक पात्र की सृष्टि की और शिव शंभू के नाम से इन्होंने वो चिट्ठियां लिखनी शुरू की। बीज कथन, देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर आसीन होता है और वह केवल अपने से ऊपर वाले अधिकारियों को खुश रखने हेतु अपने से नीचे पद वाले व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हमें आज के ज़माने में बड़ी बड़ी कंपनियों में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ भी लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय पद की गरिमा का मान न रखते हुए अपने अहंकार को पोषित किया और परिणाम हम सब के सामने है। उन्हें बेआबरू होकर, बेइज्जत होकर, सिर नीचा करके भारत छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। अब हम लोग आ जाते हैं छठे बिंदु पर, लॉर्ड कर्जन एक संक्षिप्त परिचय। तो हम लोग लॉर्ड कर्जन का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। इनका पूरा नाम जॉर्ज नेथेनियल कर्जन है। ये सबसे कम वयस्क और अति विवादित वायसराय के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात भारत में जितने भी वायसरॉय हुए ये सबसे यंगेस्ट थे और मोस्ट कंट्रोवर्शियल वायसराय के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक शासन किया। हालांकि ये 1909 तक करते, लेकिन विवाद में फंस जाने के कारण इन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया और लकीली रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया। इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था, यह 1899 की बात है, जिसमें इंडियंस लोगों की मात्रा कम कर दी गई और ब्रिटिशर्स को बढ़ा दिया गया। स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में पास किया, जिसके कारण अब समाचार पत्रों के पास, अखबारों के पास ये राइट नहीं था कि वो सरकार के किसी गुप्त बातों को पब्लिक कर सके। और इनका सबसे भयानक काम रहा 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन। इनकी सबसे बड़ी नीतियों में से एक था। 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। हालांकि अगर ये चाहते तो ये विभाजन नहीं करते, क्योंकि उस समय तक इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन जाते जाते इन्होंने भारत के टुकड़े कर ही दिए। अब हम लोग आते हैं छवि वर्णन पर। ये देखिए, यही है लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। इसीलिए आज के दौर में भी पश्चिम बंगाल जो पूर्व दिशा में है, बावजूद इसके उसे हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, और जो बांग्लादेश है वो पूर्व बंगाल। ठीक है, इनकी ठाट बाट का क्या कहना, ये तो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ बिताया करते थे। आप देख सकते हैं कि राजा पीछे बैठा करते थे और ये और इनकी पत्नी आगे। ये देखिए, लॉर्ड कर्जन और उनकी वाइफ, ऐसा लग्जूरियस लाइफ ये लोग मेंटेन करते थे इंडिया में कि पूछिए मत।
बड़े बड़े राजा महाराजा इनके एक बुलावे पर उपस्थित हो जाते थे। ये देखिए, ये हैदराबाद के निजाम, ये पटियाला के, और इनकी कुर्सियां जो होती थी वो सोने की कुर्सियां होती थी, गोल्ड की। शेर का शिकार करने के बाद अति गर्वान्वित महसूस करते हुए। ये है किंग एडवर्ड। ऐसा माना जाता था कि किंग एडवर्ड और भारत के ईश्वर भगवान के बाद जो सबसे ज्यादा इज्जत गेन करता था वो था लॉर्ड कर्जन। और ये है हर्बर्ट किचेनर। इन्हीं से कुछ मामलों में लॉर्ड कर्जन का विवाद हुआ और परिणाम हम सबके सामने है। लॉर्ड कर्जन के ये विश्वसनीय पात्र हैं और ये रहे लॉर्ड कर्जन जो सबसे साइड में खड़े हैं, और ये है इनका सबसे बड़ा अनैतिक कार्य, बंगाल का विभाजन। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं पाठ के सार पर। देखिए, विदाई संभाषण निबंध का सार। मैं इस पाठ का वाचन करने जा रहा हूँ, इस सार का वाचन करने जा रहा हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, बड़े मनोयोग से इसे सुनिए। आप पाइएगा कि ये पाठ आपके जहन में बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से बैठ गया है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध विदाई संभाषण में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग्य किया गया है तथा उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित भी किया गया है। लेखक बाल मुकुंद गुप्त लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके कहते हैं, आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बने रहना चाहते थे, परंतु आपके शासन का भी अंत हो गया। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर की इच्छा आपसे बड़ी है। ईश्वर सबसे बड़े है, उसकी योजना कुछ अलग ही होती है। आपके दोबारा भारत आने पर भारतवासी बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। वे हमेशा आपके चले जाने की प्रतीक्षा किया करते थे, परंतु आज आपके जाने पर मन में करुणा जाग रही है, दुख भर रहा है। सचमुच विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई की पीड़ा महसूस करते हैं। शिव शंभू के पास 2 गायें थी, उसमें से एक अधिक बल वाली थी, किंतु जब बल वाली गाय वहां से विदा हुई तो कमजोर गाय उससे बिछड़ने पर बिना चारा खाए खड़ी उदास रही। जहां पशु ऐसे हैं तो वहां के मनुष्य विदाई का कितना दुख मनाते होंगे। आगे लेखक कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत दुखमय हुआ। कर्जन ने इस खेल को सुखांत समझकर खेला था। उसे आरंभ से मध्य तक सुख ही सुख मिला, परंतु अंत दुखद हुआ। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीलामय कोई और ही है। घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ही घमंड दिखाया करता है कि वो जैसा करेगा वैसा ही होगा। दूसरी बार भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई थी कि जिससे भारत में अंग्रेजों का राज सदा सदा के लिए बना रहे, परंतु उन्होंने अपनी करतूतों में ऐसी अशांति फैला दी कि आने वाले शासकों को सुख की नींद नहीं आ सकेगी। उन्होंने स्वयं भी संकट सहे और भारतीय जनता को भी दुखी किया। भारत के लोगों को इस बात का बेहद दुख है। भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था। उनकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा, सबसे आगे और शानदार हौदी पर बैठकर हाथी सवारी का आनंद उठाया करते थे लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी। परंतु इतनी शान के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लाट हर्बर्ट किचेनर के सामने छुटपन का शिकार होना पड़ा। हर्बर्ट किचेनर, जिसकी तस्वीर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी। अपने पद के नशे में डूबे कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता गंभीरता का दिवाला निकाल दिया। अर्थात वो काउंसिल में कुछ ऐसे कानून पास करना चाहते थे जो
अनुचित थे। साथ ही साथ वो अपने मनपसंद के एक सदस्य को काउंसिल का मेंबर नियुक्त करना चाहते थे, जिसके हितार्थ उन्होंने इंग्लैंड एक सिफारिश पत्र लिखा, लेकिन वो भी स्वीकार नहीं हुआ। कन्वोकेशन अर्थात दीक्षांत समारोह में भी उन्होंने अनुचित भाषण दिया, जिससे उनकी धीरता गंभीरता का दिवाला निकल गया। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारत में उनके इशारों पर ही हाकिमों को नाचना पड़ता था। उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई। उन्होंने ही बंग देश के विभाजन की योजना बनाई। यहाँ मनमाना शासन चलाया गया। उसने आंखें मूंद कर और कान बंद करके शासन किया। कोई भी काम प्रजा की इच्छा अनुसार नहीं किया। कैसर और जार भी घेरने घोटने पर प्रजा की बात सुन लेते थे। कैसर और जार ये दोनों भी एक तरीके के डिक्टेटर थे, और जब प्रजा घेरती थी इन्हें तो ये प्रजा की बात सुन लेते थे। यहाँ तक कि नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के तलवार गले में लटकाने पर उसी वक्त कत्लेआम रोक दिया। किंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी भी समझदारी नहीं थी कि वह भारत की 8 करोड़ प्रजा की फरियाद पर बंगाल का विभाजन रोक दे। यद्यपि अब उनका भारत से जाना निश्चित हो चुका है, क्योंकि उनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो चुका है, तो भी वे जाते जाते बंग भंग की जिद पूरी करना चाहते हैं। तब भला भारत की जनता कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोए। इंग्लिश में एक कहावत है, टेट फॉर टेट, अर्थात जैसे को तैसा। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी का परिणाम यही देख लिया। उनकी जिस जिद ने भारतवासियों को दुखी किया, उसी जिद ने स्वयं कर्जन को भी शिकार बनाया। भारत की जनता भगवान पर असीम विश्वास रखती है। वह दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेगी, परंतु उसे इस बात का दुख है कि लॉर्ड कर्जन देश की प्रजा की श्रद्धा, समर्पण और विश्वास जीत ना सके। लेखक मिट्टी की अहमियत को दर्शाने के लिए नर सुल्तान का प्रसंग भी लॉर्ड कर्जन के साथ करके दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे। वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा का गीत गाती है। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नरवड़गढ़ नाम के राज्य में काटे थे। वहां उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए थे। उसने विदाई के समय नरवड़गढ़ की जनता का वहां की भूमि का उपकार माना था और उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया था। भारत की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार को याद करती है। अंत में लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछते हैं, क्या आप भी ऐसा विदाई संभाषण कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्वार्थ का, अपनी धूर्तता का उल्लेख करें और भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें? क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जागने की कामना प्रकट कर सकते हैं? लेखक को यह विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उनकी गलतियों को क्षमा कर देगी। परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है। ये पूर्ण रूप से लॉर्ड कर्जन पर एक व्यंग्य है कि उन्होंने अपने पावर का, अपनी सत्ता का केवल और केवल भारत के पतन के लिए इस्तेमाल किया, न कि भारत के उत्थान के लिए। और जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। इसीलिए उनका अंत भी इस देश में बड़ा दुखद हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु की तरफ, जो है बोध प्रश्न। तो यहाँ देखिए, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। शिव शंभू के पास 2 गायें थी, एक बल वाली थी, ताकत वाली थी, दूसरा कमजोर। तो बल वाली गाय क्या करती थी, जब तब कमजोर गाय को मारा करती थी। लेकिन जब बल वाली गाय किसी पुरोहित को दान में दे दी गई तो कमजोर गाय उसके जाने पर बड़ी दुखी हुई। यहाँ पर बल वाली गाय अर्थात लॉर्ड कर्जन और कमजोर गाय अर्थात भारत की जनता है।
8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? बंग भंग, बंगाल विभाजन। 8 करोड़ जनता ने कहा, निवेदन किया कि आप बंगाल का विभाजन न करें, ये देश के हित में नहीं है, ये देश के निवासियों के हित में नहीं है। लेकिन फिर भी मद में चूर, नशे में चूर, अपने पावर के नशे में चूर लॉर्ड कर्जन ने उनकी बात पर कान तक नहीं दिया और बंग भंग कर दिया। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? कर्जन काउंसिल में अपने एक मनपसंद व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सिफारिश पत्र इंग्लैंड भेजा, लेकिन वो सिफारिश पत्र स्वीकार नहीं हुआ। दूसरी तरफ उनका हर्बर्ट किचनर के साथ कुछ सही तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिस वजह से वो बार बार धमकी दे रहे थे कि मेरे मनपसंद व्यक्ति को रखा जाए, लेकिन उन्होंने अंत में अपना त्याग पत्र दे दिया और वो स्वीकृत भी हो गया। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि दिल्ली दरबार में बादशाह और किंग एडवर्ड के बाद या ईश्वर के बाद सबसे ज़्यादा इज्जत अगर किसी को मिलती थी तो वो लॉर्ड कर्जन को ही मिलती थी। लेकिन अपने घमंड के कारण, अपने सत्ता के पावर के नशे में उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जो बहुत ऊपर से नीचे गिरे और एक जंगी लाट हर्बर्ट किचनर से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यह तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? यह तीसरी शक्ति किसी और को नहीं बल्कि ईश्वर की लीला को कहा गया है। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? देखिए, 1904 में द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स नाम की एक नियम लॉर्ड कर्जन ने पास करवाया, जिसके तहत अब समाचार पत्रों को ये स्वतंत्रता नहीं रही कि वो किसी गुप्त बातों को पब्लिश कर सके या आम जनता को बता सके। इसीलिए बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नाम के एक काल्पनिक पात्र की सृष्टि की और उसके माध्यम से चिट्ठियां लिखने लगे और उसी को प्रकाशित करने लगे, ताकि वो कभी शक के घेरे में ना आ सके। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है कर्जन के संदर्भ में। क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि जार, कैसर जैसे डिक्टेटर भी प्रजा के कहने पर उनकी बात सुन लिया करते थे। नादिर शाह भी अपने मंत्री आसिफ जाह के कहने पर कत्लेआम रुकवा देता है, लेकिन ये तो 8 करोड़ जनता के गिड़गिड़ाने पर भी बंग भंग रोक ना पाए, और उस समय जब इनका जाना लगभग तय हो चुका है। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, शासन अर्थात सुव्यवस्था। अगर किसी को शासन संभालने की जिम्मेदारी दी गई है तो निष्पक्षता, समझदारी, नैतिक कार्य और उत्थान, डेवलपमेंट, ऐसे सारे गुण उसके जहन में होनी चाहिए। व्यक्तिगत सुख की आशा तो उसे बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन ऐसा लॉर्ड कर्जन ने नहीं कहा और ना ही किया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारत में जितने भी नियम कानून बनाए गए वो केवल और केवल अंग्रेजों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए बनाए गए। शासन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो के समापन पर पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।